नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का आप ही के YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे संघ कोऑर्डिनेटा के बारे में। इससे पहले हमने नॉन कोऑर्डिनेटा के सारे संघ पढ़ लिए 1 से लेकर 10 तक। ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोऑर्डिनेटा 10 संघ हमने नॉन कोऑर्डिनेटा के पढ़े हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है या संघ है कोऑर्डिनेटा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेटा के बारे में बात करें तो मनुष्य भी इस कोऑर्डिनेटा के अंदर आता है। हम अलग अलग वर्गों के बारे में बात करें, सबसे पहले कोऑर्डिनेटा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेटा के बारे में बात की जाए तो कोऑर्डिनेटा का मतलब ये है कि ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर नोटोकॉर्ड का पाया जाना। नोटोकॉर्ड का मतलब है एक पृष्ठ भाग में छड़नुमा संरचना पाई जाती है। जो छड़ाकार संरचना पाई जाती है इसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड है वो जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है तो उनको कोऑर्डिनेटा कहा जाता है। अब ये जो नोटोकॉर्ड होती है, ये नोटोकॉर्ड प्रोटोकोऑर्डिनेटा जो जंतु होते हैं उनमें तो ये जीवन भर पाई जाती है, लेकिन जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड है वो बाद में कशेरुकदंड में बदल जाती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसमें बदल जाती है। तो ये भी बात हम इसके अंदर करेंगे। अब इस भूमंडल में जितने भी जीव हैं, स्थलीय हो चाहे जलीय हो चाहे उड़ने वाले नभोचर हो, सभी जीवों की यदि बात करते हैं या जितने भी जंतु है एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो उसमें अकशेरुकी जो जंतु होते हैं जिसको नॉन कोऑर्डिनेटा भी कहते हैं वो 90 से 95% होते हैं। 90 से 95% तक है वो नॉन कोऑर्डिनेटा जंतु पाए जाते हैं जिनमें कशेरुकदंड नहीं पाई जाती है। और वो जितने भी जंतु है उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब वो सबसे ज्यादा है मतलब 90 से 95% है। इसमें हमने ये भी बात की थी सबसे बड़ा जो संघ आता है वो कौन सा है, उसमें आर्थ्रोपोडा है। और 2 नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, मोलस्का। तो सबसे बड़े जो संघ है वो भी नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर ही है या इसके अंदर पाए जाते हैं। अब नॉन कोऑर्डिनेटा कितने हैं तो फिर कोऑर्डिनेटा कितने होंगे, 5 से 10%, 5 to 10% है वो कोऑर्डिनेटा होते हैं या कशेरुकदंड जिनमें पाई जाती है वो जंतु होते हैं। अब इसमें भी सबसे अधिक कौन से होंगे, आगे हम इनका जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सबसे अधिक जो है वो होते हैं फिशीज या मछली वर्ग। समुद्र के अंदर जो समुद्र है इसके अंदर जलीय जंतु पाए जाते हैं और उसमें वो मछलियां सबसे ज्यादा होती है। तो मछली वर्ग के जंतु है वो सर्वाधिक होते हैं। तो सबसे कम कौन से होते हैं, सबसे कम होते हैं एम्फीबियन, जिसको हम कहते हैं मेंढक वर्ग। तो मेंढक वर्ग के अंदर सबसे कम जंतु पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक कौन से है, फिशीज मछली वर्ग, न्यूनतम कौन से है, एम्फीबियन या मेंढक वर्ग या उभयचर, जो जल और स्तर दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको जल स्तर भी कहा जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेटा है, कोऑर्डिनेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो कोऑर्डिनेटा है इसके फंडामेंटल कैरेक्टर, मूलभूत लक्षण, ये जो कोऑर्डिनेटा में है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर 4 प्रकार भी दे रखे हैं, तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। हम उन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सीएनएस जिसको कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नीचे आहार नाल के ऊपर पृष्ठ भाग में ठोस छड़नुमा संरचना पाई जाती है जो आगे से पीछे की ओर व्यवस्थित होती है। इसी को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अब ये जो नोटोकॉर्ड होती है प्रोटोकोऑर्डिनेटा के अंदर तो ये जीवन पर्यंत पाई जाती है, जबकि जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें ये नोटोकॉर्ड किसमें बदल जाती है, कशेरुकदंड में बदल जाती है या वर्टिब्रम कॉलम के अंदर बदल जाती है या रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। रीढ़ की हड्डी क्या है, एक हड्डियों की श्रृंखला है जो पीछे जो हमारा पृष्ठ भाग है उसमें गर्दन से लेकर लास्ट कमर से नीचे, उदर से नीचे कुछ ही भाग तक पाई जाती है, वो होती है हड्डियों की श्रृंखला, जिसको हम कशेरुकदंड कहते हैं। तो जो वर्टिब्रेटा है उनमें यह कशेरुकदंड में प्रतिस्थापित हो जाती है, मतलब नोटोकॉर्ड की जगह क्या आ जाती है, कशेरुकदंड या वर्टिब्रम कॉलम। नेक्स्ट पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, जो कशेरुकदंड होती है उनके बीच में खाली जगह होती है, वहां पर खोखली एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसको तंत्रिका रज्जु कहा जाता है। थर्ड है
ग्रसनीय क्लोम दरारें। ग्रसनीय क्लोम दरारें, इसका मतलब ये कह सकते हैं ग्रसनी भाग के अंदर क्लोम पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, और ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे स्थलीय जंतु हो, चाहे जलीय जंतु हो, चाहे कोई भी हो, सभी के अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है। इसका मतलब ये भी होता है कि इस भूभाग में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जितने भी कोर्डेटा संघ के जीव पाए जाते हैं, उन सब की उत्पत्ति जल से हुई है। या हम ये कहें कि किसी न किसी अवस्था में ये पानी में भी निवास करते हैं। तो जो जलीय है वो तो जीवन पर्यंत जल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे जो स्थलीय प्राणी है वो मतलब जन्म लेने के बाद में तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी पानी में पाए जाते हैं, या इनका विकास है वो पानी के अंदर होता है। तो जब तक भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तब तक उनमें ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है, या इनके द्वारा वो शोषण करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जन्म होता है, जैसे मानो मनुष्य का जैसे ही जन्म हो जाता है, उसके बाद में फेफड़े एक्टिव होते हैं और वो शोषण का कार्य वो फेफड़ों के द्वारा करता है। तो इस तरह से ये तीन जो मुख्य या मूलभूत जो लक्षण है वो है किसके, ये लक्षण है वो कोर्डेटा के हैं। कोर्डेटा के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो जो सामान्य लक्षण है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और सीलोमिक होते हैं। सीलोमिक का मतलब परत हुई होती है, वास्तविक दीर्घ पाई जाती है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, और द्विपार्श्व संवेदक होते हैं। अब इसके अलावा इनमें अंतःकंकाल या तो अस्थि पाई जाती है या उपास्थि पाई जाती है। अंतःकंकाल है वो अस्थि या उपास्थि से मिलकर बना होता है। हृदय इनमें अधर सतह पर होता है। अधर और पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पीछे, अधर का मतलब आगे, तो हृदय है वो अधर सतह पर होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी, तो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसको हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक। तो श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। नर्व कॉर्ड पृष्ठ भाग में पाई जाती है, और अग्र भाग में यह जो इस नोटोकॉर्ड का अग्र भाग है वो मस्तिष्क का निर्माण करता है। सिर स्पष्ट पाया जाता है, ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है, और परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा ये जंतु है वो जल में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, और नभचर भी होते हैं, उड़ने वाले भी होते हैं, वायु भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जंतु सभी जगह पाए जाते हैं। पाचन तंत्र इसमें पूर्ण होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है, पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, और सभी कोर्डेटा के अंदर यकृत निवाहिका जो तंत्र है वो पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। कुछ एक कोर्डेट्स है जिनमें वृक्क निवाहिका तंत्र भी पाया जाता है, वो जब हम वर्ग पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। लैंगिक जनन पाया जाता है। पुनरुत्भवन बहुत ही कम होता है। ये समतापी और असमतापी दोनों प्रकार के होते हैं। असमतापी के अंदर मछली वर्ग आएगा, मछली वर्ग, मेंढक वर्ग और सर्प वर्ग, ये 3 होते हैं असमतापी। असमतापी का मतलब है इनके शरीर का तापमान है वो समान नहीं होता, और यदि तापमान समान होता है तो इसको हम कहते हैं समतापी। और इसमें आते हैं पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। मतलब जो मैमल्स है, जो एवीज है वो समतापी होते हैं, और मछली वर्ग है, मेंढक वर्ग है, सर्प वर्ग है, ये असमतापी होते हैं। ये सभी जंतु एक लिंगी होते हैं, और इनमें परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। अधिकांश है वो जरायुजी होते हैं, डायरेक्ट है वो बच्चों को पैदा करने वाले होते हैं। कोर्डेटा के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो कोर्डेटा को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रोटोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा। तो प्रोटोकोर्डेटा में क्या होगा? प्रोटोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है, ये नोटोकॉर्ड जीवन भर पाई जाती है, जबकि जो यूरोकोर्डेटा है, यूकोर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है, इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है उसकी जगह है वो कशेरुकदंड आ जाती है। अब ये जो प्रोटोकोर्डेटा है इसको एक्रेनिएटा भी कहा जाता है, और यूकोर्डेटा को क्रेनिएटा भी कहा जाता है। एक क्रेनिएटा का मतलब इसमें है वो कपाल नहीं पाया जाता, और उसमें है वो क्रेनिएटा पाया जाता है, क्रेनियम पाई जाती है। अब इसमें ये जो प्रोटोकोर्डेटा होते हैं ये पूरी तरह से मेराइन होते हैं, पूरी तरह से समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, और
इसको आगे दो वर्गों में बांटा जाता है और इसके जो दो भाग हैं उसको हम कहते हैं यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि कई बार जो हेमिकोर्डेटा है उसको इस कोर्डेटा में भी शामिल करते हैं और नॉन कोर्डेटा में भी शामिल करते हैं। तो जब इनको कोर्डेटा में शामिल किया जाता है तब ये जो प्रोटोकोर्डेटा है ये दो भाग थे और यदि हेमिकोर्डेटा को साथ में ऐड करें तो वो यहाँ तीसरे नंबर पे इसके अंदर आता है, प्रोटोकोर्डेटा में आता है। तो हेमिकोर्डेटा के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है पहले। अब यहाँ पर यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। तो यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है क्योंकि इन जीवों के शरीर के ऊपर एक ट्यूनिसियम का आवरण पाया जाता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा कहा जाता है। अब इनमें जो पृष्ठसज्जु है वो लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, लेकिन इसमें सिफेलोकोर्डेटा के अंदर जो पृष्ठसज्जु है वो जीवन भर सिर से लेकर पूंछ तक पाई जाती है, पूरे शरीर के अंदर जीवन भर पाई जाती है। इसके उदाहरण है हर्डमानिया, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। ये किसके उदाहरण है? यूरोकोर्डेटा के है। और सिफेलोकोर्डेटा का उदाहरण क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सस। तो इस तरह से ये हमने बात की प्रोटोकोर्डेटा के बारे में। नेक्स्ट जो यूकोर्डेटा है इसमें क्रेनियम पाई जाती है, इसलिए इसको क्रेनिटा भी कहा जाता है। और इसको आगे वो एक उपसंघ में बांटा जाता है जिसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। वर्टिब्रेटा मतलब इनमें वर्टिब्रम कॉलम जिसको कशेरुकदंड कहा जाता है वो उसमें पाई जाती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जबड़े पाए जाते हैं या नहीं, इस आधार पे जो वर्टिब्रेटा है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक ग्नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। एक ग्नेथा का मतलब है जबड़े एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, जबकि उसमें पाए जाते हैं, या ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर पाए जाते हैं। इसमें जबड़े नहीं होती है, इसमें जबड़े पाए जाते हैं। अब जो एक ग्नेथा है इसको दो भागों में बांटा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी। ये पानी में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, इनका जो मुंह होता है वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। अब ग्नेथोस्टोमेटा है, इनमें जबड़े पाए जाते हैं। जब इनमें जबड़े पाए जाते हैं तो इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ये है फिशीज वर्ग, फिशीज का मतलब मछली वर्ग। तो फिशीज वर्ग के अंदर समस्त मछलियां आएगी जो पानी के अंदर पाई जाती है। इसे आगे दो भागों में बांटा जाता है, कॉन्ट्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज। कॉन्ट्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज, ऑस्ट्रिकथीज का मतलब इसमें अस्थियां पाई जाती है, कॉन्ट्रिकथीज का मतलब इसमें उपास्थियां पाई जाती है। इनको अस्थिर मछलियां कहा जाता है, इनको उपास्थिर मछलियां भी कहा जाता है। अब जो ग्नेथोस्टोमेटा है, इसी जो दूसरा वर्ग कौन सा है? टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा को चार भागों में बांटा जाता है। टेट्रापोडा का मतलब है चार पैर पाए जाते हैं या दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होते हैं पैर। अब इनको चार भागों में बांटा जाता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। देखिए जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया को हम जल स्थलचर कहते हैं या इसको हम उभयचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। मतलब जल और स्थल दोनों जगह ये पाए जाते हैं, इनको जल स्थलचर भी कहा जाता है। इसमें सामान्यतः मेंढक आते हैं, इसलिए हम इसको मेंढक वर्ग कह देते हैं। फिशीज में मछली आती है, फिशीज को हम मछली वर्ग कहते हैं। एम्फीबिया के बाद में आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में आते हैं जो रेंग कर चलने वाले जंतु, जिनको हम कहते हैं सरीसृप। क्या कहते हैं? सरीसृप। तो इसके अंदर रेंग कर चलने वाले जंतु आते हैं, और रेंग कर कौन से जंतु चलते हैं? सर्प चलते हैं, तो इसलिए इसको सर्प वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट एविज। एविज का मतलब है इसमें पक्षी आएंगे और ये हवा में उड़ने वाले होते हैं, और इसके अंदर पक्षी आते हैं, इसलिए हम इसको पक्षी वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी वर्ग। और लास्ट में मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब है स्तनधारी, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इनको स्तनधारी भी कहा जाता है। मानव इसके अंदर आता है। तो नेक्स्ट जो चौथा वर्ग है वो है स्तनधारी। मैमेलिया को स्तनधारी कहा जाता है, और स्तनधारी वर्ग के अंदर मानव को रखा गया है, या मानव इसके अंदर आता है। तो इस तरह से
यह जो हमने बात की है, ये कोर्डेटा का जो वर्गीकरण है उसका फ्लो चार्ट है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम आगे वो इन वर्गों के बारे में पढ़ने की बात करेंगे या इनको अब विस्तार से पढ़ेंगे। प्रोटोकोर्डेटा, ये सभी जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं। मतलब दो इसके जो भाग है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, ये सभी जीव समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटोकोर्डेटा समस्त जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा में अंतर की बात करते हैं तो जो यूरोकोर्डेटा है ये सिर और पूंछ विहीन होते हैं, जबकि ये सिर विहीन होते हैं, मतलब उसमें पूंछ पाई जाती है। ये अखंडित होते हैं, वो खंडयुक्त होते हैं। इनमें खंड नहीं पाई जाती है, उनमें खंड पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें लार्वा की पूंछ में पाई जाती है और इसमें जीवन भर पाई जाती है, पूरे शरीर के अंदर जीवन भर पाई जाती है। उत्सर्जन तंत्र के लिए या उत्सर्जन के रूप में इसमें न्यूरल ग्रंथि या नेफ्रोसाइट पाई जाती है, जबकि उसमें या सिफेलोकोर्डेटा के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है हर्डमानिया। यूरोकोर्डेटा का उदाहरण है हर्डमानिया और सिफेलोकोर्डेटा का उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सस। यूकोर्डेटा जिसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है, इसका आगे एक भाग है जिसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब इस वर्टिब्रेटा को दो प्रभाग में बांटा गया है। पहला है एग्नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। अब इनको या वर्टिब्रेटा को जबड़ों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। तो एग्नेथा है, इसमें जबड़े नहीं पाए जाते, मतलब मुख में जबड़े एब्सेंट होते हैं और इनमें जबड़े है वो उपस्थित होते हैं या जबड़े पाए जाते हैं। अब जो ग्नेथोस्टोमेटा है, एग्नेथा या एग्नेथोस्टोमेटा है, इसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। इसलिए जो गोलाकार या वृत्ताकार मुख होता है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा भी कहा जाता है। अब इनमें एग्नेथोस्टोमेटा की बात करेंगे तो युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें है वो युग्मित उपांग प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड चिरस्थायी होती है। नोटोकॉर्ड है वो चिरस्थायी होती है, मतलब कुछ समय के लिए पाई जाती है, जबकि इसमें नोटोकॉर्ड है वो कशेरुकदंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कशेरुकदंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। एक ग्नेथोस्टोमेटा की बात करेंगे तो आंतरिक कर्ण के अंदर 1 से 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है, जबकि जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसके अंदर 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। ये आंतरिक कर्ण के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर कपाल तंत्रिकाओं की बात करते हैं तो 8 से 10 जोड़ी पाई जाती है, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर 10 से 12 जोड़ी पाई जाती है। और जो एक ग्नेथोस्टोमेटा है ये असमतापी होते हैं। इन जीवों का तापमान समान नहीं होता है, बार बार बदलता रहता है, जबकि ये समतापी होते हैं। एक ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर पीनियल नेत्र पाया जाता है, ऊपर 2 नेत्र पाए जाते हैं, उनके बीच में एक और नेत्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पीनियल नेत्र, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर पीनियल नेत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें जनन वाहिनियां अनुपस्थित होती है, जबकि इनमें जनन वाहिनियां पाई जाती है। तो इस तरह से ये एक ग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा इन दोनों के अंदर अंतर हमने पढ़ लिए। एक ग्नेथोस्टोमेटा का यदि वर्गीकरण देखें तो एक ग्नेथोस्टोमेटा को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 इज ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी ये सभी जो जंतु है वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। और यदि हम कोर्डेट्स की बात करते हैं, कशेरुकी जंतुओं की बात करते हैं, तो ये सर्वप्रथम पाए जाने वाले कशेरुकी जंतु होते हैं। कौन से? ऑस्ट्रेकोडर्मी। इसका उदाहरण क्या है? सिफेलेस्पिस। सिफेलेस्पिस। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा अभी की इस ऑस्ट्रेकोडर्मी है, ये सब विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए एनसीईआरटी बायो कक्षा 11 के अंदर ये वर्ग नहीं देता है। एक ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर सीधा साइक्लोस्टोमेटा दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो हमने इसका वर्णन भी थोड़ा बहुत लिख दिया और इसको भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही पढ़ रहे हैं, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। साइक्लोस्टोमेटा, अधिकांश जो साइक्लोस्टोमेटा के जंतु होते हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल का मतलब लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन जनन के लिए ये कहां जाएंगे? अलवणीय जल के अंदर। जैसे ये अलवणीय जल के अंदर जाएंगे, जनन करेंगे, जनन करने के बाद उसकी हो जाएगी मृत्यु
और उसके बाद में जनन के बाद में जो लार्वा बना है, लार्वा में क्या होगा, कायांतरण होगा। कायांतरण के बाद में जब नया जीव बनेगा, वयस्क होगा, तब वो पुनः समुद्र के अंदर वापस आ जाता है। तो इस तरह से जनन के जस्ट बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसमें जबड़े रहित मछलियां होती है, ऐसी मछलियां जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। अब जबड़े नहीं पाए जाते हैं तो इनका जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका नाम है वो साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है गोलाकार, तो साइक्लोस्टोमेटा इसका नाम पड़ा है। और शरीर इनका लंबा होता है, बेलनाकार होता है। श्वसन की बात करते हैं तो क्लोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 6 से 15 जोड़ी, 6 से 15 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं। अब इनमें जोड़ीदार पंखने नहीं पाए जाते हैं, जोड़ीदार पंखने इनमें नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनको पंखनों की सहायता से तैर कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी में पाए जाने वाले जंतुओं के ऊपर ये बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। वो जंतु पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये उनके साथ ऑलरेडी चले जाएंगे। तो इस तरह से श्वसन क्लोम की तरह होता है, जोड़ीदार पंखने नहीं पाए जाते हैं। कपाल और मेरुदंड जो पाए जाते हैं वो उपास्थल होते हैं, मतलब अस्थियां नहीं पाई जाती है। पीनियल नेत्र पाया जाता है, 2 सरल नेत्र, उनके बीच में एक पीनियल नेत्र पाया जाता है। तो वो एक नेत्रोस्टोमेटा के अंदर यह लक्षण पाया जाता है। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में है। ये एक लिंगी होते हैं, बाह्य निषेचन इनमें पाया जाता है। लार्वा सामान्यतः अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो पेट्रोमाइजोन है उसमें एमोसिट लार्वा पाया जाता है। और ये जो एमोसिट लार्वा है, ये लार्वा इससे पहले हमने बात की है, इससे पहले हमने जो बात की थी कि जो अपने सिफेलोपोडेटा होते हैं, जो सिफेलोपोडेट है और जो साइक्लोस्टोमेटा है, इनके बीच में ये योजक कड़ी होते हैं। जो एमोसिट लार्वा है ये योजक कड़ी होते हैं। किनके बीच में होते हैं, ये सिफेलोपोडेटा और साइक्लोस्टोमेटा, इनके बीच की योजक कड़ी भी होते हैं, क्योंकि इनमें साइक्लोस्टोमेटा और सिफेलोपोडेटा इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको योजक कड़ी कहा जाता है। और इसके उदाहरण है पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रे भी कहा जाता है, और मिक्सिन, जिसे हैगपिस भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये दो इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरह से आज की इस क्लास के अंदर हमने काफी कुछ बात की है, मतलब कोर्डेटा संघ की बात करें तो कोर्डेटा के सबसे पहले सामान्य लक्षण देखे, सामान्य लक्षण के बाद में कोर्डेटा का आपने वर्गीकरण देखा, 2 भागों में वर्गीकृत किया, प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा को फिर 2 भागों में बांटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकोर्डेटा, हमने उसके बारे में बात की, उनमें अंतर भी पढ़े। और इसके बाद में हमने यूकोर्डेटा के बारे में बात की, तो यूकोर्डेटा को क्रेनिएटा कहा गया, और उसके बाद में उसको है वो वर्टिब्रेटा कहा गया। इसके 2 भाग थे, कौन कौन से भाग थे, 2, एक ग्निथोस्टोमेटा और ग्निथोस्टोमेटा। एक ग्निथोस्टोमेटा के अंदर क्या था, जबड़े नहीं थे, ग्निथोस्टोमेटा के अंदर जबड़े पाए जाते हैं। और एक ग्निथोस्टोमेटा के ये 2 वर्ग हमने पढ़े, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। अब इसमें ऑस्ट्रेकोडर्मी में क्या है, ये सभी विलुप्त हो चुके हैं, और सबसे पहले जो कशेरुकी है वो ऑस्ट्रेकोडर्मी को कहा जाता है। साइक्लोस्टोमेटा क्या है, इसमें देखो जनन के बाद में ये मर जाते हैं, लार्वा पुनः समुद्र के अंदर आता है, जबड़े रहित मछलियां होती है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इनका जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है, मतलब जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो मुख है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका नाम है वो साइक्लोस्टोमेटा रखा गया है। श्वसन 4 से 15 ये क्लोन धारण पाई जाती है। इसके अलावा इंपोर्टेंट लक्षण आ जाता है, मछलियों के ऊपर ये बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और सामान्यतः लार्वा नहीं पाया जाता है, लेकिन पेट्रोमाइजोन के अंदर एमोसिक लार्वा पाया जाता है। और एमोसिक लार्वा जो है वो योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। योजक कड़ी किसकी, सिफेलोपोडेटा और साइक्लोस्टोमेटा की योजक कड़ी इसको कहा जाता है। 2 उदाहरण ध्यान में रखने हैं, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहा जाता है, मिक्सिन को हैगपिस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस क्लास के अंदर जो पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा, उसके बाद मैंने एक बार पूरी को रिवीजन भी कर दिया, पूरी को रिवाइज भी कर दिया। तो आप भी इस तरह से जितने भी
वीडियो इस चैनल के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, आप इन सबको इसी तरह से पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ पेन कॉपी पास में रखें, नोट्स भी बनाएं। जब आप नोट्स बनाते हैं तो काफी कुछ मैटर आपका क्लियर हो जाता है। जैसे ही आपका कंप्लीट नोट्स बन गया उसके बाद आप उसको एक बार रिवाइज कर लें और एक बार उसी में आपने रिवाइज किया, उसके बाद में 7 दिन बाद आप एक बार और रिवाइज करें और ये आपकी जो परमानेंट मेमोरी है उसमें ये सब चीजें चली जाएगी और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और यदि आपके पास, वैसे हम विद्यार्थी है, विद्या अर्जन करने वाले हैं, हमारे पास पढ़ाई के लिए तो समय होता ही है, समय समय पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करने वाले के लिए समय समय, जिसको पढ़ाई नहीं करनी है उसके तो कई बहाने होते हैं। तो रिवीजन के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें, 7 दिन के बाद रिवीजन करें। वो मैटर यदि आप 1 महीने के बाद और रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप 3 महीने के बाद और रिवीजन उसका कर लेते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए स्थायी हो जाती है। अभी आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो स्पीडली काम कर रहा है। युवावस्था के अंदर आपका दिमाग उस हिसाब से काम कर रहा है। एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दिमाग की, ब्रेन की काम करने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अभी आपके पास में या आपका दिमाग है वो 100% काम कर रहा है, तो उसका आप उपयोग कीजिए। जितना ज्यादा उपयोग में लोगे उतना दिमाग अधिक काम करेगा, उतनी चीजें हमें अधिक याद होगी। अब इस उम्र में आपको जो चीज याद हो रही है, बाद में ये सब चीजें उस तरह से याद नहीं होती है। मतलब अभी आप जो अभी पढ़ा एकदम याद हो जाएगा, कल परसों तक मतलब आप बहुत कम भूलते हैं, लेकिन ज्यादा एज हो जाने के बाद आप आज पढ़ा और कल तक वो चीजें साफ हो जाती है, कल फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से है, जो चीज आप पढ़ते हैं क्वालिटी के साथ पढ़िए, क्वांटिटी के साथ पढ़िए, लेकिन जो हमारे दिमाग के अंदर जो परमानेंट मेमोरी है उसमें ये सब चीजें जानी चाहिए। तो हम जिस कगार पर खड़े हैं वहां पर हमें उससे जो हमारा टारगेट है वहां तक जाने के लिए ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं आप इनको फॉलो करें। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो ही आप लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर किसी व्यक्ति को आदर्श माने, किसी व्यक्ति को आप आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलें, उस व्यक्ति से आप गाइडेंस लें, तो ही आपकी ये जो जिंदगी रूपी नैया है ये आसानी से पार हो सकती है। इस दौरान यदि आपका कोई भी क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं और मैं मेरा 100% दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। और कोई चीज समझ में नहीं भी आती है या आपका किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। कई बच्चों के कमेंट आ भी रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके कमेंट का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे सकूं। और कमेंट के अंदर भी जवाब दे देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर आना चाहिए या संबंधित मैटर के दौरान आना चाहिए, तो हम इन प्रश्नों का जवाब उस वीडियो के अंदर देने का प्रयास करेंगे। ये जो चीजें आपकी तरफ से मुझे नोट करवाई जा रही है, मैं इनको चैप्टर वाइज लिख रहा हूं ताकि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब संबंधित चैप्टर के अंदर दिया जा सके। तो इसलिए मैं मतलब मेरा पूरा 100% देने का आपको प्रयास करता हूं। तो आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो फिर आप हमें सपोर्ट भी करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें, सपोर्ट करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफाई करें, ताकि जो भी यहाँ से वीडियो या जो भी अपडेट यहाँ से डाली जाएगी आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। और आज बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है। महात्मा गांधी को हम देश के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज के दिन याद किया जाता है। महात्मा गांधी वो अहिंसा के पुजारी थे और इस अहिंसा को भारत के अंदर मानते हैं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर आज है वो इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे देश के अंदर है वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं के समय में हमारे देश के अंदर है वो हरित क्रांति का जन्म हुआ। स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन ऐसे सभी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर गेहूं की पैदावार को अचानक और तीव्र गति से बढ़ाया, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। दूध का उत्पादन बढ़ा, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कई चीजें हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। हमारे जो ज्ञान रूपी जो नेत्र है, जो ग्राही रिसेप्टर है, आप उनको एनी टाइम खुला रखें ताकि ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, आपको एक्सेप्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि
आप क्लास के अंदर नॉलेज ग्रहण करें या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही नॉलेज को ग्रहण करें। नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकता है, लगता है ये काम की चीज है, नोट डाउन, तुरंत उसको कॉपी में लिख लें और उसके ऊपर मनन करें। सही क्या है और गलत क्या है, इसमें आपको पहले अंतर करना है। अंतर करने के बाद में जो सही चीजें लगती है उनके ऊपर आपको उनके ऊपर चलना है। या हम ये कहें कि लाइफ के अंदर आप ऐसे कई काम करते हो, तो कई काम तो आप बिना सोचे समझे कर लेते हो, तो आगे जाके नुकसान होता है। तो जो भी काम करो, काम करने से पहले सोचना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, काम शुरू कर दिया, बाद में देखते हैं, बाद में सोचेंगे, जब फंस जाते हैं उस समय सोचते हैं, फिर सोचने से कोई मतलब नहीं है। तो काम जब भी कोई करें उससे पहले सोचें, सोच विचार करें, उसके बाद में आप काम करें। तो सब चीजें क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।